हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, दैट इज़ प्रोडक्ट का पार्ट नंबर 2 करने वाले। फर्स्ट चीज़ हम प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है और प्रोडक्ट के लेवल्स क्या होते हैं, ये सब हमने पार्ट नंबर 1 में कवर करा है, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। उसके बाद अब हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 में पहला टॉपिक, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, कौन से प्रोडक्ट को ऐड करें, कौन से प्रोडक्ट को प्रोडक्ट मिक्स से हटाएं। ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं कुछ फैक्टर्स से जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको जब भी प्रोडक्ट मिक्स बना रहे हो तो कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। कुछ चीज़ें क्या हैं, कस्टमर के टेस्ट में क्या चेंज आ रहे हैं, प्रेफरेंस में, इंटरेस्ट में, हैबिट्स में। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं हमारे। पहला फैक्टर है मार्केट डिमांड। मार्केट में अगर प्रोडक्ट की डिमांड है तो मैन्युफैक्चर करो। अगर मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड है तो उसे मैन्युफैक्चर करो। अगर मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो उसे मैन्युफैक्चर मत करो, सिंपल। ठीक है, पहली चीज़ क्या है, मार्केट डिमांड। अगर प्रोडक्ट की डिमांड है तो मैन्युफैक्चर करो, अगर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन को आप क्या कर दो, डिसकंटिन्यू कर दो। उसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो है तो उन प्रोडक्ट्स को आप डेवलप करो, उन प्रोडक्ट्स को आप बेचने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपका क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, कोई न्यू प्रोडक्ट बना रहे हो, लार्ज स्केल पर बन रहा है, तो आपको नया प्रोडक्ट ऐड कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लार्ज स्केल में आप जब भी बनाते हो तो आपको क्या मिलता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा। आपको ज़्यादा क्वांटिटी बनाने पे कॉस्ट क्या पड़ती है, कम पड़ती है। उसके बाद देखिए एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अगर जो आपकी अभी करंट एडवर्टाइजमेंट चल रही है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, उसी में ही आप अपने नए प्रोडक्ट की एड्स करवा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन करा सकते हो। कोई भी एडिशनल खर्चा नहीं आ रहा तो आप उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। देखिए क्या लिखा है, नो एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट व्हेन कंपनी ऐड वन और मोर प्रोडक्ट टू इट्स प्रोडक्ट लाइन। अगर प्रोडक्ट लाइन में एक दो प्रोडक्ट और ऐड कर दें और उससे एडिशनल एडवर्टाइजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा नहीं आ रहा तो आपको ऐड कर लेना चाहिए। उसके बाद है यूज़ ऑफ रेजिडुअल। आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके साथ एक और प्रोडक्ट जो आप बनाना नहीं चाहते थे बट वो बन जाता है, उसे बोला जाता है बाय प्रोडक्ट। ठीक है, आप जैसे कि बाय प्रोडक्ट क्या होता है, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आप वो बना रहे हो, उसको बनाते बनाते एक और प्रोडक्ट बन गया, वो भी आप बेच सकते हो, वो होता है बाय प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आप बना रहे हो बटर, मिल्क से बनता है बटर, तो जब भी आप बटर बना रहे हो तो बटर मिल्क जो होता है वो अलग से निकल आता है। ठीक है, छाछ आपने देखा होगा, अमूल की छाछ मिलती है, अमूल का बटर भी मिलता है, अमूल की छाछ भी मिलती है। तो अमूल की छाछ क्या है, बाय प्रोडक्ट है, इसे कहा जाता है यूज़ ऑफ रेजिडुअल। अगर कंपनी का ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन रहा है बाय प्रोडक्ट तो उसको भी कंपनी को क्या करना चाहिए, प्रोड्यूस कर लेना चाहिए। उसके बाद देखिए कॉम्पिटिटर्स एक्शन। अगर आपके कॉम्पिटिटर ने कोई नया प्रोडक्ट ऐड किया तो आपको भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर अमूल वाला कोई प्रोडक्ट लेकर आया है तो आनंदा एक कंपनी है, वो भी पतंजलि ऐसी कंपनी है, आनंदा कंपनी है, इनको भी क्या करना पड़ता है, वो नया प्रोडक्ट ऐड ऑन करना पड़ता है। उसके बाद है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग कैपेसिटी। मान लो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो था कि आप मिनिमम 1000 पोस्टर्स प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके करंटली कितने हो रहे हैं प्रिंट, 600। 400 क्या हो रहे हैं, 400 क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। एक मिनट, 400 हमारे क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। तो अब इन 400 की कैपेसिटी को, 400 पोस्टर को यूज़ करने के लिए हम कोई ना कोई प्रोडक्ट नया क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि हमारा मार्केटिंग कैपेसिटी का क्या हो पाए, फुल यूटिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है, गुडविल ऑफ द कंपनी। कंपनी की अगर बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है मार्केट में तो कंपनी कोई भी नया प्रोडक्ट लाए वो क्या होता है, बिक जाता है। फॉर एग्जाम्पल डव कंपनी कोई नया बेदिंग सोप लेके आती है तो उनको वो बेचने में उतनी मेहनत नहीं लगती, लेकिन अगर कोई नई कंपनी आई है जिसकी मार्केट में कोई गुडविल नहीं है, कोई अच्छी रेप्यूटेशन नहीं है, तो उसको नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन जो पुरानी कंपनी है, जिनकी बहुत अच्छी मार्केट में गुडविल है, गुड रेप्यूटेशन है, उनके लिए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे, 8 पॉइंट्स है। MCQ गुफा,
MCQ गुफा। M से क्या है? मार्केट डिमांड। C से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। मार्केट में डिमांड है तो बेचो, नहीं है तो प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू कर दो। Q से क्या था हमारा? Q से था हमारा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमारी लार्ज स्केल में क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, लार्ज स्केल में उसकी डिमांड है, तो आप उसको प्रोड्यूस करो, जिससे हमें क्या बेनिफिट मिल जाएगा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। G से क्या है? G से हमारा गुडविल ऑफ कंपनी। गुडविल अगर आपकी अच्छी है, गुड रेप्यूटेशन है, तो आप नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो विदाउट एनी डिफिकल्टी। U से क्या है हमारा? यूज ऑफ रेजिडुअल। अगर आपका कोई बाय प्रोडक्ट आ रहा है, उसको भी बेच के आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है F से क्या था? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग कैपेसिटी। अगर आपकी मार्केटिंग कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रही, तो आपको नए प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है ए से था हमारा एक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स। अगर आपके कॉम्पिटिटर ने कोई नया प्रोडक्ट ऐड किया तो आपको भी करना पड़ेगा। उसके बाद ए से क्या है? एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अगर आपका नया प्रोडक्ट कोई भी एडिशनल एडवर्टीजमेंट का खर्चा नहीं ला रहा, कोई भी एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा नहीं ला रहा, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन कर लेना चाहिए। ये है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन। आपके सिलेबस में प्रोडक्ट को क्लासिफाई करा गया है 3 बेसिस पे: बेस्ड ऑन यूज, बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी, बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी। बेस्ड ऑन यूज, बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी, बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको प्रोडक्ट के टाइप्स बताने पड़ेंगे बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी। प्रोडक्ट के टाइप बनाने पड़ेंगे बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी। प्रोडक्ट के टाइप बताने पड़ेंगे बेस्ड ऑन यूज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी के बेस पे 2 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, या तो वो होंगे टेंजिबल या होंगे इनटेंजिबल। टेंजिबिलिटी क्या होता है? जिस चीज़ को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, उसे बोला जाता है टेंजिबल। और अगर किसी चीज़ का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, वो होता है इंटेंजिबल। तो 2 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में क्या आ जाता है हमारा? गुड्स। इनटेंजिबल में आ जाता है हमारा सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद है बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी होता है उसकी लाइफ। ठीक है, अगर गुड्स या तो ड्यूरेबल होंगे, अच्छी खासी लाइफ होगी, या फिर नॉन ड्यूरेबल होंगे, अच्छी खासी लाइफ नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है बेस्ड ऑन यूज़। यूज़ करने के 2 तरीके हैं, या तो कंजम्पशन के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब वो गुड्स अब फाइनली कंज्यूम ही होंगी। उसके बाद है इंडस्ट्रियल गुड्स। वो गुड्स दूसरी गुड्स को प्रोड्यूस करने में क्या होंगी? इंडस्ट्री में यूज़ होंगी, फैक्ट्री में यूज़ होंगी। ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स 4 टाइप की होती हैं। रॉ मटेरियल, ठीक है, दूसरे गुड्स को बनाने के लिए यूज़ होगा। मशीनरी, मशीनरी भी क्या होगा? दूसरे गुड्स को बनाने के लिए यूज़ होगी। कंपोनेंट्स, मशीन के कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो भी क्या होंगे? दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ होंगे। ऑपरेटिंग सप्लाईज, जैसे आपको मशीन चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, वो क्या हो जाएंगे? हमारे ऑपरेटिंग सप्लाईज। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स भी 3 टाइप के होते हैं: कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स एंड स्पेशलिटी गुड्स। इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले है हमारा बेस्ड ऑन यूज़। यूज़ के बेसिस पे हमने 2 पढ़ा। मेजरली क्या है? कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। सबसे पहले पढ़ रहे हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में हमने पढ़ा था 3 टाइप है। सबसे पहला है कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? वो प्रोडक्ट्स जो फ्रिक्वेंटली बाय करे जाते हैं, बार बार खरीदे जाते हैं, और इसमें खरीदते टाइम मिनिमम एफर्ट और टाइम लगता है। ठीक है, खरीदते टाइम, बाइंग डिसीजन करते टाइम मिनिमम एफर्ट और टाइम लगता है। ठीक है, कन्वीनियंस गुड्स फर्दर भी 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है हमारा स्टेपल गुड्स, उसके बाद है हमारा इम्पल्स गुड्स, उसके बाद है हमारा इमरजेंसी गुड्स। स्टेपल गुड्स क्या होता है? जो रेगुलर बेसिस पे हम खरीदते हैं, जैसे कि ब्रेड, बटर, मिल्क, एग्स। ठीक है, जो हम बार बार खरीदते हैं। अब जैसे दूध है, आपके घर में डेली आता होगा, सुबह सुबह या रात को एक टाइम आता है, बार बार नहीं खरीदते उसे, मतलब उसे हम डेली खरीदते हैं। वो होता है रेगुलर बेसिस पे कोई भी चीज़ खरीदी जाए। इम्पल्स गुड्स, वो गुड्स जो कंज्यूमर परचेज कर लेता है बिना किसी प्लानिंग के और बिना किसी सर्च एफर्ट्स के। देखो, आप कभी किसी किराने की शॉप पे गए हो। ठीक है, मैं नरेला में रहती हूँ और हमारी कॉलोनी में एक है जग्गी स्टोर।
अंकल ने क्या किया हुआ है, जैसे ही शॉप की एंट्री है ना, शॉप की एंट्री पे ही उन्होंने वो चिप्स कुरकुरे वाला रैक लगाया हुआ है और बॉक्सेस लगाए हुए हैं अलग अलग, जिसमें अलग अलग जेलीज हैं, चॉकलेट्स हैं और केक्स हैं। अट्रैक्टिव लग रहे हैं वो, बच्चे, कोई भी बच्चा आएगा, कोई भी बड़ा आएगा तो उसको क्या होगा, वो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी, मतलब वो सोच के नहीं आता कि उसे ये खरीदना है। ठीक है, अगर मैं भी जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मुझे आम पापड़ बहुत पसंद है, तो मैं आम पापड़ मुझे दिखता है तो मैं वो देखती कहती हूँ अंकल ये भी 2 पैकेट डाल देना। चिप्स दिखती है तो मैं कहती हूँ अंकल 1-2 चिप्स के पैकेट भी डाल देना। तो ये क्या होता है, इम्पल्स गुड्स। ठीक है, जिनको हम बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सर्च एफर्ट्स के, मैंने सर्च नहीं करा, वो दिखे और मैंने खरीद लिए, मुझे सामने सामने दिख जाते हैं। तो जो गुड्स बिना प्लानिंग के और बिना सर्च एफर्ट्स के क्या करें, हम खरीद लें, उसे बोला जाता है इम्पल्स गुड्स। ठीक है, देखिए इन्होंने भी यही बोला है, इम्पल्स गुड्स को कहाँ लोकेट किया जाता है, जहाँ पे वो इजीली नोटिस कर दिए जाएं, जहाँ पर वो नोटिस में आ जाएं, इसलिए वो बार बार रखते हैं, हमें दिखे और हम वो चीज़ें खरीदें। ठीक है, एग्जाम्पल वही है, चॉकलेट, मैगजीन्स एक्सेट्रा। आगे देखिए, इमरजेंसी गुड्स। इमरजेंसी गुड्स वो गुड्स हैं जो अर्जेंट नीड में क्या, अर्जेंट नीड को क्या करे, फुलफिल करे। इमरजेंसी गुड्स क्या होती हैं, जो अर्जेंट नीड को क्या करे, फुलफिल करे। जब भी हमें किसी चीज़ की अर्जेंट नीड हो, इमरजेंसी हो, तो हम एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए भी क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ठीक है, द कंज्यूमर एंड्स अप पेइंग मोर। जैसे हम ट्रिप पे गए, ठीक है, वहाँ पर हमें मोस्टली केसेस में होता है, कभी हम टूथब्रश रखना भूल जाते हैं, कभी हम सोप रखना भूल जाते हैं, कभी हम पेपर सोप रखना भूल जाते हैं। तो क्या होता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे अगर वो हमसे इसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, एक टूथब्रश जो हमें नॉर्मली 10 रुपीज़ का मिल जाता है, वहाँ पर अगर हमें 15 रुपये का भी मिल रहा है तो भी हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमें अर्जेंट नीड है और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें खरीदना ही पड़ेगा, एंड वी एंड अप पेइंग मोर, हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब हमने क्या पढ़ा, कंज्यूमर गुड्स हैं। कंज्यूमर गुड्स में पहला टाइप है कन्वीनियंस गुड्स। ठीक है, कन्वीनियंस गुड्स भी हमारी 3 टाइप की होती है, स्टेपल गुड्स जो रेगुलर बेसिस पे खरीदी जाती है, उसके बाद है हमारी इम्पल्स गुड्स, हम किराना स्टोर पे गए, आगे आगे चॉकलेट्स रखी है तो हमारा वो लेने का मन कर जाता है, उसे हम प्लान करके नहीं जाते, सर्च एफर्ट्स के बिना हम वो खरीद लेते हैं और उन्हें ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ उन्हें नोटिस कर पाएँ। ठीक है, और थर्ड टाइप की गुड्स कौन सी होती है कन्वीनियंस में, इमरजेंसी गुड्स। जैसे हम ट्रिप पर गए हैं, हमें अर्जेंट नीड पड़ जाए, अर्जेंट नीड को फुलफिल करने के लिए हम इमरजेंसी में क्या करते हैं, उन गुड्स को खरीद लेते हैं और एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। आगे देखिए, कन्वीनियंट गुड्स की फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो वो क्या होते हैं, ईजिली अवेलेबल, कहीं पर भी मिल जाएंगे। ऑब्टेनेबल एट लो प्राइस, लो प्राइस पे आराम से मिल जाते हैं। इसकी डिमांड क्या होती है, रेगुलर और कंटिन्यूस डिमांड है। डिमांड हमेशा हाई रहेगी, मतलब डेली लोगों को मिल्क चाहिए, डेली ब्रेड चाहिए, डेली एग्स चाहिए, डेली चॉकलेट्स चाहिए, तो इसकी डिमांड क्या होती है, हाई होती है। प्रोडक्शन भी क्या होती है, हाई होती है। आपको पता है आटा, दाल, चीनी, ये सब की डिमांड क्या होती है, हाई होती है। इसकी वजह से प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद ईजिली सब्स्टिट्यूटेबल, इसका मीनिंग क्या होता है कि मान लो आप मार्केट में गए टूथपेस्ट लेने, ठीक है, और आप हमेशा से सेंसोडाइन यूज़ करते हो। अगर आपकी सेंसोडाइन मार्केट में आना ही बंद हो जाए तो क्या आप टूथपेस्ट नहीं लोगे, टूथपेस्ट तो लोगे ही, और आपके पास बहुत सारे 10 अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, उन अल्टरनेटिव्स को ही कहा जाता है सब्स्टिट्यूट। अगर हम टूथपेस्ट लेने गए हैं, अगर हम सेंसोडाइन नहीं ले रहे तो हम डाबर की ले लेंगे, डाबर की नहीं लेंगे तो पतंजलि दंत कांति ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, बहुत सारे हमारे पास क्या है, ऑप्शंस हैं। तो ये इजीली क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेबल है, एक नहीं तो हम दूसरा प्रोडक्ट ले आएंगे। उसके बाद देखिए, इसकी एड्स कैसी होती हैं, हैवी एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, नई नई स्कीम्स आती रहती हैं। आपने देखा होगा कि आजकल क्या आ रहा है, आशीर्वाद आटा पे 80 रुपीज़ का कैशबैक दे रहे हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है सेल्स प्रमोशन स्कीम। जो थोड़े टाइम के लिए सेल बढ़ाने के लिए कोई स्कीम लाए, उसे बोला जाता है सेल प्रमोशन स्कीम। हैवी एडवर्टाइजिंग, अब उन्होंने ये कैशबैक दिया ना, तो इसकी ऐड वो इतनी ज़्यादा करवाते हैं, आपको उसकी टीवी पे ऐड मिल रही होगी, उनकी वेबसाइट पे ऐड मिल रही होगी, ज़ेप्टो पे ऐड मिल रही होगी, हर जगह पे क्या हो रहा है, वो एड्स करा रहे हैं, उसे कहा जाता है हैवी एडवर्टाइजिंग। तो कन्वीनियंट गुड्स की एडवर्टाइजिंग भी हाई होती है और सेल प्रमोशन स्कीम्स भी क्या होती हैं, आती रहती हैं, ताकि इनकी डिमांड बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े और प्रॉफिट भी बढ़ता जाए। चलिए आगे देखिए, अब इसके लिए आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़ करोगे, प्राइस कैसे रखने हैं कन्वीनियंट गुड्स के,
हमेशा प्राइसिंग कैसी होगी, लो प्राइसिंग, कम से कम प्राइस में बेचो, ठीक है, और ईजिली अवेलेबल हो, ठीक है। अब जैसे आशीर्वाद आटा है, आप किसी गांव में भी चले जाओगे, वहाँ पे भी क्या होता है, वो ईजिली अवेलेबल होता है, ठीक है। और जैसे अमूल दूध है, अमूल दूध आप किसी भी कोने में चले जाओ इंडिया के, बहुत ईजिली क्या होता है, अवेलेबल होता है। ऐसे ही आपने देखा है कॉक है, कॉक भी बहुत ईजिली अवेलेबल होती है, ठीक है। और ऐसे ही हमारे गुड्स हैं जो बहुत ईजिली अवेलेबल है। ऐसे हमारी लेस की चिप्स है, लेस की चिप्स भी क्या है, लो प्राइस है और वाइडली अवेलेबल है, कहीं पे भी चले जाओ मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है कि इसके बारे में हम लोगों को कैसे बताएं, कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा। इसका प्रमोशन हमेशा क्या होता है, मास प्रमोशन होता है, मतलब हम बहुत सारे लोगों को एक साथ क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में बताना चाहते हैं, उसे कहा जाता है मास प्रमोशन, ठीक है। उसके बाद है हमारा प्लेस। अब इसको हम किस जगह पर बेचें, वो सवाल है। प्लेस का मतलब क्या होता है, कहाँ बेचें, ठीक है। हम इसको हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एट कन्वीनियंट लोकेशन, मतलब मैंने आपको बताया ना, हर गली की नुक्कड़ पे जो दुकान है वहाँ पर कन्वीनियंट गुड्स क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। कन्वीनियंट गुड्स का मतलब ही वो गुड्स है जो कंज्यूमर को ईजिली अवेलेबल हो, ठीक है। आप ऐसी जगह पर नहीं रख रहे हो तो आपकी गुड्स कन्वीनियंट गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है हमारा कंज्यूमर गुड्स का दूसरा टाइप है शॉपिंग गुड्स, ठीक है। उसके बाद है हमारा कंज्यूमर गुड्स का दूसरा टाइप है हमारा शॉपिंग गुड्स, ठीक है। शॉपिंग का मतलब क्या होता है, हम मार्केट में जा रहे हैं, हम 100 दुकानों पे 100, मतलब मैं आपको बताती हूँ, मेरे पापा शॉपकीपर है, ठीक है, ही इज़ अ बिजनेसमैन, और हमारी सूट साड़ी की दुकान है। एक आंटी आती है, उन्हें सूट लेना है, तो वो 100 सूट खुलवा देती है कि ऐसा दो, वैसा दो, ये दो, वो दो, स्टाइलिश दो, ट्रेंडी दो, ऑर्गेन्जा कपड़ा दो, कॉटन कपड़ा दो। तो ये क्या होता है, कस्टमर की डिमांड होती है। कभी भी कोई भी आएगा शॉपिंग करने तो वो क्या करेगा, 100 चीज़ें देखेगा और करेगा बैठ के कंपैरिजन, ये इससे ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है, उससे ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है। इसे कहा जाता है ड्यू कंपैरिजन। किस बेसिस पे करता है, क्वालिटी देखेंगे, प्राइस देखेंगे, स्टाइल देखेंगे, सूटेबिलिटी, उस पर्सन को वो कितना सूट कर रहा है। तो शॉपिंग गुड्स का मतलब क्या होता है, वो गुड्स जिनको सेलेक्ट करने से पहले बहुत क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, क्वालिटी देखते हैं, प्राइस देखते हैं, स्टाइल देखते हैं और सूटेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। तो शॉपिंग गुड्स फर्दर डिवाइडेड है हमारी होमोजीनियस गुड्स में, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, और दूसरा है हमारा हीट्रोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस क्या होता है, जो प्रोडक्ट बिल्कुल सिमिलर होते हैं, मतलब उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, उनका प्राइस भी ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। अब आपको करना क्या है, आपको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कुछ डिज़ाइन में चेंज करना पड़ेगा, या फिर सर्विस ऑफर करनी पड़ेगी, या कुछ फ्री गुड्स देनी पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट थोड़ा अलग दिखे, ठीक है। और हीट्रोजीनियस प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं होता, प्राइस भी ऊपर नीचे हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, स्टाइल, डिज़ाइन, ठीक है। जो जिसको समझ आता है वो खरीद लेता है। उसके बाद अब देखिए शॉपिंग गुड्स के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला है ड्यूरेबल इन नेचर। नेचर क्या होता है इसका, ड्यूरेबल होता है। हाई यूनिट प्राइस एंड प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पर प्राइसिंग क्या होती है, हायर साइड होती है, और प्रॉफिट मार्जिन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है, जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो तो एडिक्वेट टाइम के साथ जाते हो। स्पेंड्स एडिक्वेट टाइम एंड कंपेयर प्रोडक्ट बिफोर बाइंग, बिफोर मेकिंग फाइनल परचेज। जब भी फाइनल परचेज करते हो उससे पहले आप क्या करते हो, पूरा का पूरा कंपैरिजन करते हो। उसके बाद है यहाँ पर रिटेलर का रोल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिटेलर कौन होता है, जो दुकानदार है, जो बंदा उसे बेच रहा है, जिससे आप खरीदने वाले हो, तो उसका रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि एक जो बंदा बेच रहा है ना, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। आप कभी भी शॉपिंग करने जा रहे हो, जो पर्सन, जो सेल्समैन आपको प्रोडक्ट दिखा रहा है, जो रिटेलर आपको वो प्रोडक्ट दिखा रहा है, वो किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहा है, कैसे वो उसको पर्सनल सेल कर रहा है, वो क्या होता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। परचेज ऑफ सच प्रोडक्ट इज प्लान्ड प्रायर। पहले ही डिसाइड करके जाते हैं कि हमें भाई 2 जीन्स लेनी है, 3 जीन्स लेने हैं। हम मार्केट में अगर जा रहे हैं तो ये चीज़ सोच कर जाते हैं कि हम क्या खरीदने जा रहे हैं। इसलिए शॉपिंग गुड्स में क्या होता है, दीज गुड्स आर प्लान्ड प्रायर। उसके बाद है हमारा थर्ड टाइप, दैट इज स्पेशलिटी गुड्स। उससे पहले क्या है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब इस चैप्टर में बताऊं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रोडक्ट बता देंगे कि ये प्रोडक्ट है,
आपको पहले पता लगाना है कौन सा प्रोडक्ट है, कन्वीनियंट प्रोडक्ट है, शॉपिंग प्रोडक्ट है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, और फिर आप उसमें स्ट्रैटेजी कौन सी लगाओगे। वो पूछेंगे आपसे कि प्राइस कितना सेट करें। अगर हमारा शॉपिंग प्रोडक्ट है तो प्राइस सेट करना होता है मॉडरेट प्राइस। ठीक है, अगर आप कपड़े खरीदने जा रहे हो तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे बिल्कुल ही लो प्राइस हो, हम सोचते हैं भाई ठीक ठाक प्राइस हो, ठीक ठाक क्वालिटी हो। ठीक है, उसके बाद इसका प्रमोशन कैसे करना है, बहुत हैवी एडवर्टाइजिंग आपको करानी पड़ती है, और पर्सनल सेलिंग बाय बोथ प्रोड्यूसर एंड द रीसेलर, ये मैंने आपको बताया था। पर्सनल सेलिंग करनी पड़ती है, रिटेलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो कैसे उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, कैसे प्रेजेंट कर रहा है, कैसे आपको अपनी बातों में फंसा रहा है, उसे कहा जाता है पर्सनल सेलिंग। ठीक है, प्रमोशन कैसे करना है इसमें, पर्सनल सेलिंग एंड हैवी एडवर्टाइजिंग। उसके बाद हमारा प्लेस, कहाँ बेचें। अब देखिए, कस्टमर को ऐसी दुकानों में बैठना अच्छा लगेगा जहाँ पर उसको कंफर्टेबल फील हो। ठीक है, और जो पूरा मार्केट के बीच में कोई दुकान होती है ना, तो उस पर कस्टमर ज़्यादा चढ़ता है। ठीक है, आप ये नोटिस करना, जिस मार्केट में भीड़ भाड़ है वो फेमस मार्केट होती है, वहाँ पर लोग शॉपिंग करने ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, तो आपको अपने प्रोडक्ट को वहाँ प्लेस करना है जहाँ पर मार्केट हो, एक्टिव शॉपिंग एरिया हो, मतलब आसपास बहुत सारे स्टोर्स हैं, बहुत हलचल है उस मार्केट में। ऐसी मार्केट में आपको अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, प्लेस करना है। ठीक है, बाकी देखते हैं प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, ये फर्नीचर क्लोथ्स आ जाते हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट। उसके बाद आते हैं हमारे स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी नाम से ही पता चल रहा है कुछ स्पेशल होगा इनमें। इनके लिए आपको स्पेशल परचेजिंग एफर्ट्स करने पड़ते हैं, इनके अंदर कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और हाई डिग्री ऑफ ब्रांड आइडेंटिफिकेशन, मतलब इनका कुछ ना कुछ ब्रांडेड होता है। ये होते हैं स्पेशलिटी गुड्स। आपको इसमें क्या क्या याद रखना है कि आपको इसके लिए कुछ स्पेशल परचेजिंग एफर्ट करना पड़ेगा, कुछ आपको ब्रांडेड मिलेगा यहाँ पे, हाई डिग्री ऑफ ब्रांड आइडेंटिफिकेशन, और इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। एग्जाम्पल क्या है, फास्ट फूड, कार्स, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स एंड सूट्स। फास्ट फूड, जैसे कि मुझे कमला नगर के मोमोज बहुत पसंद है, वहाँ की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो मेयोनीज को ऊपर से डाल के देते हैं और उसमें मसाला वसाला डाल के देते हैं, तो दे प्रेजेंट मोमोज इन अ वेरी गुड वे, तो इसलिए उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके लिए मैं स्पेशल एफर्ट लगाऊंगी। प्राइस भी लिटिल हायर है। ठीक है, प्राइस थोड़े ज़्यादा होते हैं। और दूसरा कि आपको टाइम चाहिए होगा स्पेशलिटी गुड्स के लिए, आपको उन्हें टाइम देना पड़ेगा। अगर मुझे कमला नगर जाकर मोमोज खाने हैं तो आई हैव टू पुट सम एफर्ट्स, आई हैव टू गिव सम टाइम। ठीक है, देखिए, नो कंपैरिजन, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ आपको टाइम चाहिए होगा, ओनली टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द डीलर ऑफ दी स्पेशलिटी गुड्स। उसके बाद स्पेशलिटी गुड्स के फीचर्स क्या होते हैं, स्पेशलिटी गुड्स के फीचर्स क्या होते हैं। देखिए, इनकी डिमांड इनफ्रीक्वेंट है, डिमांड को आप गेस नहीं कर सकते, कितनी भी हो सकती है, कभी ज़्यादा कभी कम। ठीक है, सेल लिमिटेड है टू फ्यू प्लेसेस, हर जगह नहीं मिलते हैं, बहुत लिमिटेड जगह पर मिलती हैं स्पेशलिटी गुड्स। प्रोडक्ट्स लिटिल हायर प्राइस्ड, प्राइस क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। प्रमोशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, प्राइस कैसा होगा, हाई होगा, मैंने बताया, क्योंकि डिमांड लो है और सप्लाई लो है। प्रमोशन क्या है, हाई लेवल ऑफ मार्केटिंग करनी पड़ेगी आपको, किसको, प्रोड्यूसर को भी और रीसेलर को भी। और प्लेस क्या है कि आप इसको कहाँ बेचोगे। इनकी हमेशा कैसे होती है, एक्सक्लूसिव सेलिंग होती है, ये हर जगह नहीं मिलते, एक्सक्लूसिव सेलिंग है, एक जगह पर मिलेंगे या बहुत कम आउटलेट्स होते हैं इनके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लेनी है रोलेक्स वॉचेस, ठीक है, आपको ब्रांडेड वॉच लेनी है, रोलेक्स वॉचेस लेनी है, तो आपको आपके एरिया में ऐसे बहुत ही कम स्टोर्स होंगे जहाँ पर आपको रोलेक्स वॉचेस मिल जाए। ठीक है, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि एक्सक्लूसिवली सेलिंग होगी इनकी। प्रोडक्ट का एग्जांपल देखो, ज्वेलरी, फाइन क्रिस्टल, रोलेक्स वॉचेस एक्सेट्रा। उसके बाद है अनसॉट गुड्स। अनसॉट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, डज नॉट नो अबाउट। ठीक है, या फिर पता होगा बट वो खरीदना नहीं चाहेगा या खरीदने की सोचेगा नहीं। ठीक है, गुड्स दैट द कंज्यूमर डज नॉट नो अबाउट, जिसके बारे में उसको नहीं पता, और नोज अबाउट बट डज नॉट थिंक ऑफ बाइंग, खरीदने की वो नहीं सोचता, वो होती है हमारी अनसॉट गुड्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस के बारे में आपको पता होता है बट आप खरीदने की नहीं सोचते। ठीक है, और देखिए सिमेटरी प्लॉट्स, ये जहाँ पर दफनाया जाता है, ठीक है, डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है, वो होते हैं सिमेटरी प्लॉट्स, उनको खरीदने की कोई सोचता नहीं है। ठीक है, कफिन, नोबडी थिंक्स अबाउट बाइंग इट। उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया एक्सेट्रा। अब देखिए, कुछ कंज्यूमर्स को
इसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि ये प्रोडक्ट्स बिके, सब्सटेंशियल मार्केटिंग एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और किस फॉर्म में होता है वो? एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। तो प्रमोशन कैसे होगा इनका? एडवर्टाइज करके और पर्सनल सेलिंग करके। उसके बाद देखिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। सबसे पहले प्राइस कितना करें, डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है। प्रमोशन मैंने आपको बताया एग्रेसिव सेलिंग और पर्सनल सेलिंग करनी है। कौन कौन करेगा? रिसेलर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्लेस, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। उसके बाद प्रोडक्ट मैंने आपको भी ऊपर भी एग्जांपल दिए थे, लाइफ इंश्योरेंस, रेड क्रॉस, ब्लड डोनेशन एक्सेट्रा। उसके बाद आ जाती है हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स। यहाँ हमारा कंज्यूमर गुड्स खत्म होता है। कंज्यूमर गुड्स 4 टाइप की पड़ी है। सबसे पहले पड़ी कन्वीनियंट गुड्स, जो इजीली अवेलेबल होती है, लेस टाइम लगता है, लेस एफर्ट्स लगते हैं। वो फर्दर 3 में डिवाइडेड थी, किसमें? स्टेपल, इम्पल्स एंड इमरजेंसी गुड्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड वैरायटी क्या थी हमारी कंज्यूमर गुड की? सेकंड टाइप था हमारा स्पेशलिटी गुड्स, जिनमें कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो। थर्ड कैटेगरी थी शॉपिंग वाली, शॉपिंग गुड्स, जिनको पूरा का पूरा कंपैरिजन करने के बाद हम कुछ फाइनली सेलेक्ट करते हैं, वो होती है शॉपिंग गुड्स, ठीक है। शॉपिंग गुड्स में टाइम और एफर्ट ज़्यादा लगते हैं। रीसेलर का पर्सनल सेलिंग वाला केस है, यहाँ पर रिटेलर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। उसके बाद हमने पढ़ा अनसॉर्ट गुड्स, वो गुड्स जिनके बारे में ना कंज्यूमर सोचता है और ना जानता है, अगर जानता है तो खरीदने का नहीं सोचता, ठीक है। ये हो गई हमारी कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के बाद आता है इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स वो गुड्स हैं जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एज एन इनपुट, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स आप ऊपर पढ़ के आए हो। उन गुड्स को बनाने के लिए जो भी इनपुट लिया जाएगा, जो भी गुड्स को इनपुट की तरह यूज़ किया जाएगा, उन्हें बोला जाता है इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। ये हमेशा बिजनेस पर्पसेस के लिए होती हैं, नॉट पर्सनल नहीं होती, बिजनेस पर्पस के लिए होती हैं। और ये इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, फिनिश गुड्स को बनाने के लिए जो गुड्स यूज़ की गई हैं प्रोसेस में, उन्हें बोला जाता है इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। आप देखिए इंडस्ट्रियल गुड्स में फीचर्स क्या है? बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। बायर्स कितने हैं? लिमिटेड हैं। शॉर्ट लेंथ ऑफ चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? छोटा है। डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स डिप्राइव्ड फ्रॉम कंज्यूमर गुड्स, जितनी ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स की डिमांड होगी उतना ज़्यादा इनपुट लगेगा, उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, उतनी ज़्यादा मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेशल केस होता है रेसिप्रोकल बाइंग का। फॉर एग्जाम्पल 2 कंपनीज हैं ए एंड बी, ठीक है। 2 कंपनीज हैं ए एंड बी। ए रॉ मटेरियल देगा बी को और बी क्या करेगा? उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके एक फिनिश गुड्स बनाएगा जो वो दे देगा ए को। इसे कहा जाता है रेसिप्रोकल बाइंग। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ए मान लो कपड़ा प्रोवाइड करता है बी को और बी से कहता है आप इस कपड़े को यूज़ करके मुझे कुर्ती बनाकर दे दो। तो वो क्या करता है? बी कुर्ती बनाता है और फिर वो कुर्ती बेच देता है ए को। इसे कहा जाता है रेसिप्रोकल बाइंग, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जितना भी इनपुट कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए यूज़ होता है उसे क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट गुड्स। अब आगे देखिए, फर्दर क्लासीफाई किया गया है इंडस्ट्रियल गुड्स को 3 कैटेगरी में। जैसे कंज्यूमर गुड्स के 4 पड़े, वैसे ही हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स के 3 हैं, ठीक है। क्या क्या है? मटीरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स, सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। सबसे पहले देखते हैं मटीरियल एंड पार्ट्स। मटीरियल से कहना चाह रहे हैं रॉ मटीरियल। फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो गुड्स यूज़ की जाती है उन्हें बोला जाता है रॉ मटीरियल या फिर मटीरियल बोल सकते हो। गुड्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। अब रॉ मटीरियल के भी टाइप्स हैं, 2 टाइप हैं, एग्री बेस्ड एंड नेचुरल प्रोडक्ट। एग्री बेस्ड मतलब जो आप एग्रीकल्चर करके प्रोड्यूस करते हो। रिन्यूएबल होते हैं, एग्जाम्पल है रबर, वीट, शुगर केन, ये सारा रॉ मटेरियल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है नेचुरल प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट जो नेचुरली अवेलेबल हैं पर ये हमेशा क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड और इनको ग्रेट बल्क में खरीदा जाता है, जिसकी वजह से यूनिट वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है? पेट्रोलियम एंड आयरन ओर। आगे देखिए कैपिटल आइटम्स। कैपिटल आइटम्स क्या होता है? कैपिटल आइटम्स वो आइटम्स हैं जो यूज़ करे जाएंगे फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ये क्या था? मैन्युफैक्चर करने के लिए, ये है प्रोड्यूस करने के लिए। डिफरेंस समझिए, मैन्युफैक्चर का मतलब है गुड्स को बनाना, ठीक है। उसको एक प्रोडक्ट को बनाने में जो जो आइटम लगेगा वो होता है मटेरियल, ठीक है। और कैपिटल आइटम क्या होता है?
वो गुड्स जो प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, मतलब आप जो लार्ज प्रोडक्शन कर रहे हो उस आइटम को यूज़ करने के लिए आपको उसे किसी मशीन में डालना पड़ेगा, कुछ कंप्यूटर्स को यूज़ करना पड़ेगा, वो हो जाते हैं हमारे कैपिटल आइटम्स। ये दो टाइप की होती हैं, कैटेगरी है इनकी भी। पहली कैटेगरी है इंस्टॉलेशन और दूसरी कैटेगरी है इक्विपमेंट्स। पहली कैटेगरी है इंस्टॉलेशन, दूसरी कैटेगरी है इक्विपमेंट्स। इंस्टॉलेशन मेजर परचेज होती है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बार इंस्टॉल हो जाता है और वो बहुत टाइम तक यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल लिफ्ट बार बार नहीं लगवाई जाती, एक बार लग जाती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, आपने 4th-5th क्लास में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसमें पढ़ा था हमने एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो बहुत बड़े बड़े रूम्स में क्या होता है कंप्यूटर इंस्टॉल किए जाता है। वो एक ही बार इंस्टॉल होते हैं, उनको बार बार नहीं खरीदा जाता, ठीक है। उसके बाद देखिए है इक्विपमेंट्स की मैंने आपको बताया लाइफ छोटी होती है, नॉट एवर लास्टिंग, ये ख़त्म नहीं होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ पर आपको वापसी से फिर से ख़रीदना पड़ सकता है। नीड्स टू बी रिफिल्ड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हें रिफ़िल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आप कोई भी मशीन खरीद के आए हो तो वो 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, आपको फिर नई मशीन लेनी पड़ेगी। वैसे ही आपको कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप हो गए, इनकी भी क्या होती है, लाइफ होती है। उस लाइफ के बाद आपको वो फिर से परचेज करने पड़ते हैं। कैपिटल आइटम्स दो टाइप के पढ़ लिए, इंस्टॉलेशन एंड इक्विपमेंट। उसके बाद देखिए सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। अब ये क्या होते हैं, सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज वो गुड्स हैं जो रिक्वायर होंगे, जो ज़रूरत होगी जिनकी डेवलप करने के लिए और मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फिनिश प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन गुड्स का यूज़ करना पड़ता है। एग्जाम्पल, दो टाइप की सप्लाईज होती हैं, एक है मेंटेनेंस एंड रिपेयर आइटम्स, उसके बाद है ऑपरेटिंग सप्लाईज, ठीक है। मेंटेनेंस देखो, आप जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है या जो भी कैपिटल आइटम्स हैं, जो भी रॉ मटेरियल है, उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा और रिपेयर कराने की भी ज़रूरत पड़ती रहती है। उसके बाद है ऑपरेटिंग सप्लाईज। आप कोई भी मशीन यूज़ कर रहे हो तो उसको यूज़ करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ खर्चा करना पड़ता है। देखिए मेंटेनेंस के एग्जांपल, मेंटेनेंस एंड रिपेयर आइटम्स क्या होते हैं, पेंटिंग कराना, नेलिंग कराना एक्सेट्रा। ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सप्लाईज का मतलब है ऑपरेशन करने के लिए जो यूज़ होए। पेपर्स चाहिए अगर आपको कुछ लिखना है तो, कंज्यूमेबल फॉर कंप्यूटर्स, ठीक है। उसके बाद लुब्रिकेंट्स एंड कोल, आपको कोई मशीन चलानी है उसमें कोल लगता है तो आपको कोल खरीदना पड़ेगा, वो होती है ऑपरेटिंग सप्लाईज, ठीक है। उसके बाद देखिए बिजनेस सर्विसेज दो टाइप की होती हैं। अब यहाँ देखो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक था सप्लाईज और एक था बिजनेस सर्विस। सप्लाईज मैंने पढ़ा दिया, दो टाइप की होती है सप्लाईज, एक होती है रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाली, एक होती है ऑपरेटिंग वाली। अब है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज से क्या कहना चाह रहे हैं, ये भी दो टाइप की है, ये भी दो टाइप की है। पहली है हमारी मेंटेनेंस सर्विस, दूसरी है हमारी बिजनेस एडवाइजरी सर्विस। बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज क्या होती हैं, जो बिजनेस आप कर रहे हो उसमें आपको हमेशा कुछ लीगल एडवाइसेस होंगी, कुछ CA से एडवाइसेस लेनी पड़ेगी, फाइनेंशियल एडवाइसेस लेनी पड़ेगी, आपको कंसल्टेंट्स हायर करने पड़ेंगे, डाटा एनालिस्ट हायर करने पड़ेंगे, ठीक है। अपनी मार्केट को समझने के लिए डाटा एनालिस्ट हायर करने पड़ेंगे। ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको चाहिए होंगे फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, टैक्स फाइलिंग के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए आपको प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, उन्हें बोला जाता है बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज। फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखा हुआ है लीगल कंसल्टिंग, वैसे ही फाइनेंशियल कंसल्टिंग, प्रोडक्ट कंसल्टिंग, डाटा एनालिस्ट, ये सारे हो जाते हैं हमारे बिजनेस सर्विसेज का, बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज का एग्जाम्पल। उसके बाद है मेंटेनेंस सर्विसेज। अब आपने ऑफिस खोला है, रेंट पे लिया है, चाहे अपना खोला है, आपको उसकी सफाई करानी पड़ेगी रेगुलरली। आपने कोई AC लिया है तो AC की आपको सर्विसेज करानी पड़ेगी, आपने RO लगवाया तो उसकी सर्विसेज करानी पड़ेगी, ये सारी होती है मेंटेनेंस सर्विसेज। इधर एग्जांपल गिवन है विंडो क्लीनिंग एक्सेट्रा। चलिए ये हो गई हमारी इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल गुड्स 3 टाइप की है, मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम, सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। चलो आगे देखते हैं, बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेशन के बेसिस पे क्या होगा, गुड्स को डिवाइड किया जाएगा, क्लासीफाई किया जाएगा। दो टाइप की होती है, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल का मतलब क्या है, टेंजिबल गुड्स दैट नॉर्मली सर्वाइव मैनी यूजेस, मतलब ऐसा नहीं है एक बार यूज़ किया और लाइफ ख़त्म, अब उसको फिर से यूज़ नहीं कर सकते। ये क्या होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं, सर्वाइव करती हैं और मैनी यूजेस के लिए
यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक या थोड़े बहुत यूजेस होंगे नॉन ड्यूरेबल में। उसके बाद अब जब इसका यूज़ हम बार बार कर सकते हैं तो हम इसको फ्रिक्वेंटली परचेज करेंगे क्या? नहीं, इसको धीरे धीरे यूज़ किया जाता है और फ्रिक्वेंटली परचेज नहीं किया जाता। अब जो गुड्स एक बार यूज़ होती हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है? बार बार परचेज करना पड़ता है, उनका कंजम्पशन क्या होता है? फास्ट होता है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, क्लोथिंग एक्सेट्रा। इनको बार बार नहीं खरीदते, एक बार खरीद देते हैं, फिर वो बार बार यूज़ हो जाता है, फिर बहुत टाइम बाद 1-2 साल बाद हमें लगता है कि चल दूसरा ले लेते हैं। उसके बाद नॉन ड्यूरेबल गुड्स में एग्जाम्पल है बियर, एक बार पी ली ख़त्म। टूथपेस्ट, एक बार यूज़ हो गई ख़त्म हो जाती है, बार बार लेनी पड़ती है। शुगर, सोप, एडिबल ऑयल, सॉल्ट एक्सेट्रा, ये हमारी हो जाती हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। उसके बाद है बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी। टेंजिबल क्या होता है? फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो चीज़ें जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो होती है टेंजिबल। जिन गुड्स को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो होती है इंटेंजिबल। ठीक है, तो टेंजिबिलिटी के बेसिस पे दो टाइप की गुड्स हैं, टेंजिबल गुड्स एंड इनटेंजिबल गुड्स। टेंजिबल गुड्स कौन सी होती है? जिनको टच और देख सकते हैं, टच्ड एंड सीन। जिनको नहीं देख सकते वो क्या हो जाती है? इनटेंजिबल गुड्स। इनटेंजिबल गुड्स में मेजरली क्या आती हैं? सर्विसेज आती हैं। फॉर एग्जांपल सीए की सर्विस, मेडिकल की सर्विस और आपकी बैंकिंग की सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विसेज, वो सारी कहाँ जाती हैं? इनटेंजिबल गुड्स में। टेंजिबल में क्या होता है? ग्रॉसरी, रॉ मटेरियल, मशीनरी एक्सेट्रा, मतलब गुड्स सारी की सारी कहाँ जाती है? इनटेंजिबल में। और गुड्स सारी की सारी कहाँ जाती है? टेंजिबल में। और सर्विसेज सारी की सारी कहाँ जाती है? इनटेंजिबल में। ठीक है, उसके बाद देखिए, चलिए इस वीडियो में इतना करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ कमेंट ड्रॉप कीजिए, ताकि जो आपके जूनियर्स हैं जो बाद में इस वीडियो को देखें तो वो रिव्यू को रेफर कर पाएँ कि हाँ भाई अच्छी वीडियो है, देख सकते हैं। चलिए आई विल सी यू टुमारो। टिल देन बाय, टेक केयर।